हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता और क्लास 9th में आपका बच्चों चैप्टर स्टार्ट किया गया है सेल। तो डिजिटल बोर्ड की तरफ चलेंगे और चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्लास 9th में चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई। क्या है जीवन की मूलभूत इकाई? जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था। मंडे से स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि सेल जो है वो आपने कुछ वैज्ञानिकों के नाम जाने थे कि रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस के रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी 1831 में। और उसके बाद कोशिका सिद्धांत आया था। तब दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करने हैं। 1838 और 1839 में श्लाइडेन और श्वान ने क्या किया था, ये बताया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं वो सब के सब किससे हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक पिज्जा के एग्जांपल से दिया था। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए ईंटों के बिना आपका कोई मकान नहीं बन सकता है, जिस तरह से पिज्जा किसी भी कितने भी मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो, टॉपिंग्स, लेकिन अगर पिज्जा बेस नहीं है तो आप पिज्जा नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से अगर सेल नहीं है तो जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि अगर सेल से छोटी कुछ भी इकाई है तो इसका मतलब ये है कि वो लिविंग नहीं हो सकती। जीवन के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड, सन 1838 में और 1829 में दो साइंटिस्ट थे। एक थे मैथियास श्लाइडेन, और इसको आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं कि मैथियास श्लाइडेन में मेथी शब्द आ रहा है, तो इससे आप लर्न कर लें कि इन्होंने किस पे काम किया था? प्लांट सेल पे काम किया था। और थियोडोर श्वान ने एनिमल सेल पे काम किया था। और दोनों लोगों ने काम करके ये बताया कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कि पौधे और जंतु ये दोनों के दोनों कोशिकाओं से बने हुए हैं, लेकिन ये चीज ये नहीं बता पाए कि जो कोशिकाएं हैं वो कहां से आई। तो बाद में सन 1855 में रुडोल्फ वर्चाव नाम के वैज्ञानिक आए और इन्होंने जो सेल थ्योरी थी उसको और एक्सपेंड किया। सेल थ्योरी क्या कहती है कि जो जीव जंतु हैं और जो पौधे हैं वो सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ा और एक्सपेंड किया गया और सेल थ्योरी दी गई। तो उसमें उन्होंने ऐड क्या किया? ऑल सेल्स arise from pre-existing cells. The cell theory states that, क्या कहती है सेल थ्योरी? ये कहती है कि all living organisms are composed of cells and products of cells. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि हर जीवित जीव जो भी सजीव है, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आप लोग जानेंगे कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। लिविंग वो जो जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उपापचय की प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग आप लोग छोटी कक्षा से ही पढ़ते आए हैं। तो जो लिविंग होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से, यानी कोशिकाओं से मिलकर के उनका शरीर बना होता है। और हर एक कोशिका का ही प्रोडक्ट है, यानी कि कोई नई कोशिका बनने के लिए ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि कोई नई कोशिका यदि बन रही है तो उसके लिए पहले से कोशिका का होना जरूरी है। ठीक, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल जो है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और मूलभूत इकाई है। यानी कि कोशिका के बिना जीवन नहीं है और कोशिका के बिना कोई भी प्रक्रिया शरीर में पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकती। ठीक, रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोगों ने जाना। इनकी जन्म हुई थी 1635 ईस्वी में और 1703 तक ये थे। द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी कि बहुत कम उम्र में ही इन्होंने
सेल को इंट्रोड्यूस कर दिया था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क के सेलुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था जो एक पेड़ की छाल से मिला था। तो जब ये अपना रिसर्च कर रहे थे उस समय पे, वाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब ये अपना रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा? हुक ऑब्जर्व्ड मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स रिजेंबलिंग हनी कोम्स, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना इनको दिखाई पड़ी और उस संरचना को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। तो सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा, ठीक है। तो उसको इन्होंने सेल का नाम दिया। तो सेल का नाम किसने दिया था? सर रॉबर्ट हुक ने दिया था, 1665 में दिया था। और कहां पे ढूंढा था इन्होंने? इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज करी थी, और वो क्या थी? पेड़ की छाल में पाई जाने वाली जो कॉर्क थी उसकी बहुत पतली सी स्लाइस को अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब इन्होंने देखा तो इनको मधुमक्खी के छत्तों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी और इन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल रखा, ठीक है। उसके बाद कोशिका का जब खोज चल रही थी, जब उसमें रिसर्च हो रही थी, तो उसी के बीच में रॉबर्ट ब्राउन आए। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों? वैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसका आविष्कार किया? कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जैसे आपका कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसी तरह से सेल का सीपीयू क्या है? उसका केंद्रक है, यानी कि उसका न्यूक्लियस है। तो 1831 में खोज की गई केंद्रक की, कि किसी जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, उसकी खोज करी। इसका मतलब इन्होंने तब तक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की खोज कर ली होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ठीक तरीके से विजिबल नहीं था। उसके बाद दो और वैज्ञानिक आए, थियोडोर श्वान और मैथियास लीडेन। इन लोगों ने 1838 में मैथियास लीडेन ने बोला कि जो प्लांट्स, सारे प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑल प्लांट्स। उसके बाद एक साल बाद, अगले साल ही थियोडोर श्वान ने कहा, थियोडोर श्वान ने भी रिसर्च करी। वो रिसर्च जब कर रहे थे तो उन्होंने एनिमल्स पे रिसर्च करी, एनिमल टिश्यूज पे, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑल एनिमल्स, यानी कि दो वैज्ञानिकों ने, दो अलग अलग जगत, एक बोटेनिस्ट था तो वो किस पर, जो ये मैथियास लीडेन थे, ये क्या थे? ये बोटेनिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने फिजियोलॉजिस्ट थे लेकिन बोटेनिस्ट थे, यानी कि ये बॉटनी के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वनस्पति जगत के लिए काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या बताया कि सारे प्लांट्स जो हैं उनके फंडामेंटल यूनिट कौन है? सेल्स हैं। और उसके बाद फिर जो श्वान थे, थियोडोर श्वान, तो इन्होंने अगले साल 1839 में ये बताया कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑल एनिमल्स, यानी हर जंतु की, हर जीवित जंतु की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है? कोशिका है। तो इन दोनों ने खोज की। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई हैं। ये बोटेनिस्ट थे तो इन्होंने बॉटनी के फील्ड में प्लांट्स पे रिसर्च करके बताया कि सारे प्लांट्स कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने क्या किया? जंतुओं पे रिसर्च करी और इन्होंने ये बताया कि सारे जंतु जो हैं वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। कौन से सन में खोज करी गई थी? मैथियास लीडेन ने खोज करी थी 1838 में, और अगले साल 1839 में थियोडोर श्वान ने खोज करी थी। तो क्या करना है? पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि मैथियास लीडेन नाम लिख लेना है 1838, और 1839 में थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान, तो श्वान के नाम से याद कर लेंगे जंतु, तो इन्होंने जंतु कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं ये खोज करी। और मैथियास लीडेन ने ये खोज करी कि प्लांट्स जितने हैं वो सारे के सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जो हुआ, जो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तो बच्चों किसी भी प्रकार की रिसर्च में सूक्ष्मदर्शी का तो बहुत बड़ा योगदान है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स में माइक्रोस्कोप्स का बहुत बड़ा योगदान
है। सेल्स कैसी थी? बहुत छोटी लिविंग एंटाइटीज थी। एंटाइटीज का मतलब अपने आप में संपूर्ण थी, मतलब एक ही कोशिका अपने आप में परफेक्ट होती है, उसको किसी भी कार्य के लिए, अपने किसी काम के लिए दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जो एक कोशिका होती है वो सारा का सारा काम जीवन से संबंधित खुद कर सकती है। जैसे कि खाना खा सकती है, एक्सक्रीट आउट कर सकती है वेस्ट मटेरियल को, सांस लेती है, और जैसे कि कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई एक कोशिकीय जंतु है तो वो क्या करेगा, एक ही कोशिका में ही सारे जीवन से संबंधित जितने भी वो हैं वो परफॉर्म कर लेगा प्रक्रियाएं। तो इसलिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने, मैंने अभी आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की सेल में किसकी खोज करी? सेल की खोज करी। अब वो सेल जो थी वो कैसी थी? मृत सेल थी। नॉन मृत सेल थी का मतलब पहले लिविंग थी, लेकिन जब इन्होंने खोजा तो इन्होंने लकड़ी की छाल से कॉर्क निकाल करके उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप बनाया था। इन्होंने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया? सेल का आविष्कार किया कह सकते हैं। तो उसमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ी, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। उसमें कुछ इनको बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े, या छोटे छोटे कमरों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी, या मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई पड़ी। तो उन छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स थे उन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। द मॉडर्न ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड इन डिजाइन एंड मैग्निफिकेशन पावर। उसके बाद मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, जैसा कि आप स्कूल्स में देखते हैं बच्चों। तो ये क्या था? ये बहुत ज्यादा एडवांस था। इसमें अलग अलग जगह पे बहुत सारे लेंसेज लगाए गए और एडजस्ट करने के लिए क्लिप्स वगैरह लगाई गई। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया चलन में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे भी बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर उसकी बहुत ज्यादा थी। दे कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 200,000 टाइम्स, है ना। तो यानी कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपने तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और तीसरे प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जो थोड़ा सा एडवांस आ गया वो हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब हम लिविंग सेल्स के बारे में जानेंगे। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल्स आर एज फॉलोज। क्या क्या? सेल इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। आप सबको पता है कि कोशिका जो है इतनी छोटी होती है कि वो आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए आवश्यकता पड़ी सूक्ष्मदर्शी से देखने पे। क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है उसको देखने के लिए लेंसेज की सहायता से सूक्ष्मदर्शी जो बनाए गए उनका यूज करना पड़ता है, और उससे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म किसी भी पार्ट को देख सकते हैं। सेल शेप एंड साइज वेरी बोथ विद इन एन ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो है, कोशिकाएं जो है, वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है। और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है। बिल्कुल इसको आप अपने समाज का उदाहरण लेके देख सकते हैं कि जैसे हमारे समाज में डॉक्टर्स का काम दवा करने का है, मजदूरों का काम मजदूरी करने का है, टीचर का काम पढ़ाने का है, बच्चों का काम पढ़ने का है, और अभिभावकों का काम बच्चों की देखभाल करने का है, और अलग अलग सबके काम है। इंजीनियर का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है। पूरा जो समाज है बच्चों, वो श्रम विभाजन के द्वारा चल रहा है, यानी सबके लिए अलग अलग काम निर्धारित हैं, और अलग अलग काम सबके लिए निर्धारित है, उसके लिए अलग अलग सबकी योग्यता है। तो इसी तरह से जो ये सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल कैसी होती है? राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो जिनका शेप निर्धारित नहीं होता है। इसी तरह से हमारी त्वचा पे जो सेल्स पाई जाती हैं वो इपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, और नर्व सेल्स जो होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल जो है, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। नर्व सेल जो है वो सबसे ज्यादा लंबी कोशिका के बारे में अभी तक खोज में पाई गई है कि नर्व सेल जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। और एक माइकोप्लाज्मा
नाम की सेल होती है, वो सबसे छोटी कोशिका आज तक की जानी गई है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपकी क्लास में शायद नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया है और इसकी जो डायमीटर होती है, व्यास होता है, वो 0.1 नैनोमीटर होता है। तो ये जो है ये सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, और नर्व सेल जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, देर आर मोर रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी देन एनी अदर टाइप ऑफ सेल, यानी कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है किसी और कोशिका की तुलना में। ठीक है, अब सेल को नंबर्स के आधार पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो यूनिसेल्युलर का मतलब कि जो एक ही कोशिका से अगर कोई जीव बना हुआ है तो वो यूनिसेल्युलर कहलाएगा, और अगर एक कोशिका से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी सेल्युलर कहलाएगा। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर में आपका अमीबा आता है और पैरामीशियम आता है, और सभी प्रकार के जीव जंतु और बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये सब कैसे होते हैं, ये सब मल्टी सेल्युलर होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, केंद्रक की खोज करी थी। तो केंद्रक की स्थिति के आधार पे जो कोशिकाएं हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, सेल्स आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये साइज में अलग अलग होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स से थोड़े बड़े हो सकते हैं। न्यूक्लियस, मेन डिफरेंस दोनों में क्या है कि इसमें नो न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसमें कोई भी न्यूक्लियस ऐसा नहीं पाया जाता है जो एक कोशिका, जो एक केंद्र की झिल्ली से घिरा हुआ हो, यानी न्यूक्लियस के बाहर की तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होती है, केंद्रक के बाहर एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये सबसे बड़ा फर्क है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में अविकसित न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है, विकसित न्यूक्लियस होता है। और जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करी जाए तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियोइड के रूप में होता है, या आप कह सकते हैं उलझे हुए धागों जैसी संरचना होती है इसमें। और जेनेटिक मटेरियल जो यूकैरियोट्स में होता है उसमें डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, जैसे खुला सामान और पैकेट बंद सामान। तो पैकेट बंद सामान को आप यूकैरियोट समझ सकते हैं और खुला सामान को आप प्रोकैरियोट समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट में कौन सा क्या है, तो इट इज अ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में की कैटेगरी में आता है, और ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और ईस्ट में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब आप अपने सामने दो कोशिकाओं के चित्र देख रहे हैं। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, और ये है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक में बच्चों देख रहे हैं ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब आपका कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, और इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, कुछ उलझी हुई धागे के जैसी संरचना है, यानी कि उलझे हुए धागों की संरचना। ये इस प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं है, कोई भी एनवेलप नहीं है। ये एकदम कोशिका द्रव्य में ऐसे ही यूं ही तैर रहा है और बहुत सारे उलझे हुए धागों जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या है, ये है वही जेनेटिक मटेरियल जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके बाद आती है सेल वॉल, यानी कि सेल का मतलब कोशिका और वॉल का मतलब भित्ति। तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल के ऊपर एक छोटी सी झिल्ली, पतली झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक, और इसके अंदर क्या पाया गया, राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स अलग अलग, देखिए एक चीज, कोशिका सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कोशिका को अपनी सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो उसके जीवन चलाने के लिए जरूरी होती हैं। तो राइबोसोम्स ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो प्रोकैरियोटिक सेल भी क्या है, एक जीवित कोशिका है, तो इसलिए उसके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी ऑपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल। यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें बड़ी कम सी चीजें हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग काम है और अलग अलग स्थिति है। तो मतलब ये क्या है, ये जो है ज्यादा एडवांस कोशिका है, ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा विकसित कोशिका है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो ज्यादा विकसित कोशिका है। तो यूकैरियोटिक कोशिका ज्यादा विकसित कोशिका है। सबसे मुख्य अंतर क्या है कि इसमें देखिए, सामने स्क्रीन पे ही देख पा रहे हैं आप, इसमें न्यूक्लियर जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो खुले कोशिका द्रव्य में उलझे हुए धागों जैसी संरचना लिए पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और न्यूक्लियस एक केंद्रक की झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि विकसित न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में ही उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की होगी। ठीक है, और उसके बाद सेल डिवीजन होता है। देखिए सेल में सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल किन किन चीजों से, देखिए मैं अभी तक बोल रही थी कि सेल सबसे छोटी इकाई है, लेकिन अब हम जानेंगे कि सेल भी किन किन चीजों से मिलकर के बनती है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल क्या क्या है। The two basic components of a cell are the protoplasm and plasma membrane, या जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो the protoplasm consists of the cytoplasm and nucleoplasm. साइटोप्लाज्म, देखो कोशिका को ग्रीक भाषा में कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसलिए साइटो नाम दिया गया कि कोशिका के अंदर जो भी फ्लूइड फील्ड था, जो भी भरा हुआ है उसके अंदर द्रव, वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य कहलाएगा। तो अगर आपको कभी भी कोशिका को याद करना है तो आप इजीली ये समझ सकते हैं कि उसमें आप किसी बैलून में 2-3 थर्माकोल के बॉल्स डाल दें या कुछ कुछ चीजें डाल दें, और उसके बाद क्या करें, एक बैलून ले लें, उसके अंदर पानी भर दें, तो वो बैलून जिस जिस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाता है वो उस तरीके की प्रॉपर्टीज एक कोशिका दिखाती है। तो आप कोशिका की संरचना बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जो उसके अंदर द्रव भरा हुआ है उसको आप साइटोप्लाज्म समझ सकते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य समझ सकते हैं। The cell membrane is the outermost covering in animal cells and is next to the cell wall in the plant cell. तो यानी कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है, देखो जो पौधे हैं उनके अंदर अलग सेल्स पाई जाती हैं, जो जीव जंतु हैं उनके अंदर अलग सेल्स पाई जाती हैं। तो जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जानेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर की कवरिंग, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। द टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, रेफर्स टू द लिविंग कंटेंट्स ऑफ अ सेल। ये जीवित कंटेंट है एक सेल का, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स, यानी कि कुछ इस तरीके का द्रव्य होता है
कि जो बिल्कुल बहता नहीं है, पानी के जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा जेली लाइक होता है, यानी सेमी सॉलिड आप उसको कह सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है बच्चों जीव द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला करके जो हमें मिलता है वो कहलाता है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें हमें कुछ चीजों के बारे में जानना है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना है, और हम लोग को कोशिका के अंदर कितने प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं उसके बारे में जानना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इन एनिमल सेल्स जिसमें क्या पाई जाती है? विच लैक द सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल सेल मशीनरी एंड द हार्श एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इट फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? बिल्कुल घर के दीवारों की तरह है। जैसे घर के दीवारें घर के अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करती हैं बाहरी वातावरण से, ठीक उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के अंदर मौजूद कोशिकांगों की रक्षा करने का काम करती है हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जाना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पे किस तरह से जीव जंतु जो हैं या पौधे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्रकार के। तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट को समझते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको यही चीजें 11-12 तक पढ़ती जानी है। क्या करना है, अभी धीरे से स्टार्ट करते हैं और बाद में डीप स्टडी करनी होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।